हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग एएसआई के फर्स्ट टेस्ट के मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन देख चुके हैं। आज हम लोग बीपीएससी के फर्स्ट टेस्ट के मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन देखेंगे और उस पर हम लोग विचार करेंगे। आप जानते हैं कि टेस्ट हब द्वारा एक बहुत ही प्रभावी और सार्थक टेस्ट सीरीज आयोजित की जा रही है जो आप सभी के लिए बहुत लाभदायक है। उसके फर्स्ट टेस्ट में बीपीएससी के लिए जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सेट किया गया था उसके सॉल्यूशन को आज हम लोग देखेंगे। तो आइए बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन पर चले। पहला क्वेश्चन लॉग से संबंधित है। लॉग √3 बेस पर 27 का वैल्यू क्या होगा, ये हम लोग को जानना है। ऑप्शन में 3, 6, 5, एक से अधिक कोई नहीं, ये ऑप्शन है ABCDE। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी जो बीपीएससी का ट्रेंड है उसमें D और E जो दो विकल्प है वह एक में देता है एक से अधिक और दूसरा देता है कोई नहीं, जो बच्चों के लिए काफ़ी उलझन होता है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, लॉग से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें लॉग का दो फार्मूला लगेगा। एक लॉग का फार्मूला होता है कि अगर लॉग का बेस और व्यंजक दोनों एक ही हो जाए तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। एक इस फार्मूले का यूज हम लोग करेंगे। और एक होता है लॉग बेस व्यंजक और इसका पावर अगर रहता है तो यह पावर जो है यह गुणक बन जाता है। n log xa ये इसके बराबर हो जाता है। ये दो फॉर्मूले का हम लोग उपयोग इसमें करेंगे। तो देखिए, log √3, अब इस 27 को हम √3 के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर √3 का पावर हम 6 दे देंगे तो यह 27 हो जाएगा। अब ये चूंकि पावर हो गया इसलिए लॉग के फॉर्मूले से यह पावर जो है यह गुणक बन जाएगा। और इस फार्मूले से जब लॉग बेस और व्यंजक एक ही हो जाए लॉग का तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो यानी कि इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो हो गया 6 × 1 = 6, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर 6 होगा, जो विकल्प बी में दिया हुआ है, यानी कि विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। 1 से 100 तक जुड़वा अभाज्य ट्विन प्राइम संख्याओं की संख्या क्या होगी? ट्विन प्राइम नंबर जुड़वा अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या क्या होगी, ये हमको जानकारी करनी है। तो हम लोग ट्विन प्राइम नंबर के बारे में पहले जाने। तो देखिए, अगर हम 1 से 100 तक सभी प्राइम नंबर को लिखते हैं तो वे यही होंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 60, 7, 71, 73, 79, 83, 89, 97। 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर होता है। गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, एक कहीं छूटा है, देख लीजिए।
हाँ 17 छूट गया था, एक 17 प्राइम नंबर होता है। अब देखिए ट्विन प्राइम नंबर किसे कहते हैं, अगर इसको हम जानते हैं तो क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऐसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच का अंतर 2 हो उसको ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। इस तरह के पेयर को हम लोग तलाशेंगे इसमें। तो देखिए एक पेयर हुआ 2 3 का, दूसरा पेयर होगा 3 5 का। देखिए इनके बीच का अंतर 2 3 नहीं, 3 5 5 7, अंतर 2 होना चाहिए दोनों प्राइम नंबर में। 11 13 17 19 29 31 41 43, सबके बीच का अंतर 2 है। 59 61, 71 73। बस यही आपको ऐसे पेयर हैं प्राइम नंबर का जिनके बीच का अंतर 2 है। तो इन पेयर को हम लोग गिनेंगे कि ऐसे कितने पेयर हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 1 से 100 तक जुड़वा अभाज्य 8 होता है। इसको याद भी रखना चाहिए, इसलिए विकल्प सी सही है 8। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखें। तो आइए हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें है कि x y से 20% अधिक है तो y x से कितना प्रतिशत कम है। कहने का तात्पर्य है कि यह प्रतिशत का सवाल है और बहुत इजी और बहुत फेमस सवाल है। सीधा सा इसका कंसेप्ट है कि x y से 20% अधिक है, यानी कि x और y, y अगर 100 है तो इससे 20% ही ज़्यादा है, यानी कि ये 120 है। तो यही कहता है कि जब ये 100 हो जाएगा तो ये कितना होगा। x जब 100 हो जाएगा तो y कितना हो जाएगा, इसे पता चल जाएगा कि इससे क्या % कम है। यही मुख्य रूप से ये सवाल है। तो हम परसेंटेज के सवाल में ये जानते हैं कि x से कितना प्रतिशत कम है। से या का जिसमें लगा रहता है उसी से तुलना की जाती है, उसको भिन्न के नीचे रखा जाता है। तो हम इसको भिन्न के नीचे रखेंगे x से कितना प्रतिशत, यानी कि x को, तो x 100 है, इसको हम नीचे रखेंगे। x 120 है। अब y इससे कितना कम है, 20 कम है। बस अगर x 120 है और y 100 है तो x से y कितना कम है, 20 कम है। तो यही 20/120। अब इसी को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना कर देंगे, हो गया जवाब इसका। 2 छक्का 12, 3 दूनी 6, 50 दूना 100, 50/3, यानी कि 16.2/3%। हो गया इसका जवाब, विकल्प नंबर 2 बी। चलिए अब अगला क्वेश्चन है चौथा। ये है किसी वस्तु पर लगाए जाने वाले कर में 20% की कमी की जाती है एवं इसकी खपत में 15% की वृद्धि होती है तो राजस्व पर कितना प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। ये सवाल भी आपका प्रतिशत का ही सवाल है, परसेंटेज का ही सवाल है। देखिए परसेंटेज बहुत फेमस चैप्टर है, हर चीज़ में प्रतिशत की जरूरत पड़ती है। चाहे आप प्रॉफिट लॉस पढ़िए, डिस्काउंट पढ़िए, इंटरेस्ट पढ़िए, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़िए, मिक्सचर एलिगेशन पढ़िए, सब जगह परसेंटेज है। इसलिए आप लोग परसेंटेज को बढ़िया से पढ़िए।
परसेंटेज का क्लास हम लोग अलग से लेंगे, तो उसमें सारा चीज़ क्लियर करेंगे। ये देखिए, इस तरह के सवाल जब कोई चीज़ एक बार घटाया जाता है, एक बार बढ़ाया जाता है, तो इस तरह के सवाल को हम लोग ए बी फार्मूला से बनाते हैं। ए बी फार्मूला का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। अगर किसी चीज़ को पहले a% बढ़ाया जाए, फिर b% बढ़ाया जाए, तो टोटल उसमें वृद्धि हो जाती है a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100%। इतने प्रतिशत की उसमें वृद्धि हो जाती है। अब रह गई कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार बढ़ाया जाएगा, कभी बढ़ाया जाएगा, कभी घटाया जाएगा। तो जब बढ़ाने के लिए प्लस और घटाने के लिए माइनस चिन्ह का हम लोग उपयोग करते हैं इसी फार्मूले में, तो आंसर निकल कर आ जाता है। जैसे यहाँ कहा गया है कि किसी वस्तु पर लगाए जाने वाले टैक्स में 20% की कमी कर दी जाती है। टैक्स 20% घटा दिया जाता है तो खपत 15% बढ़ जाता है। तो टोटल रेवेन्यू पर क्या डिफरेंस, क्या अंतर आएगा, यही हमको देखना है। तो चलिए अभी फार्मूला में देखिए, 20 माइनस है प्लस 15 है प्लस माइनस 20 गुने 15 बटा 100, इतना ही प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। अगर यह रिजल्ट प्लस में आता है तो वृद्धि कहा जाएगा, अगर यह रिजल्ट माइनस में आता है तो कमी कही जाएगी। तो देख लीजिए, ये -5 हो गया, ये -300 बटा 100 कट गया, -5 -3%, यानी कि -8%। ये माइनस चिन्ह बताता है कि टोटल रेवेन्यू में 8% की कमी हुई है। तो हमारा विकल्प ए सही इसका जवाब है। तो इस तरह के कोई भी सवाल हो, जब कोई वस्तु एक बार बढ़ती है और एक बार घटती है, तो आपको ए बी फार्मूला लगाकर जवाब देना है और जवाब तुरंत मिल जाएगा आपको। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये क्वेश्चन भी लॉग पर ही है। तो हम लोग देखिए, अभी तक लॉग का 2 फार्मूला हम लोग देख चुके हैं। पहला फार्मूला हम लोग देखे हैं लॉग ए बेस व्यंजक 1 हो जाए तो वैल्यू 1 हो जाता है। दूसरा फार्मूला हम लोग देखे हैं कि लॉग ए एक्स एन, जो पावर होता है वह गुणक बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, लॉग में 3 गो चीज होता है, बेस, व्यंजक और पावर। ये बेस है, ये व्यंजक है और ये पावर है। तो ये 2 फार्मूला। अब एक तीसरा फार्मूला हम लोग देखेंगे। तीसरा फार्मूला जो इसमें अप्लाई होगा, लॉग ए बी। अगर हम इसके भिन्न को बदलते हैं तो ये बेस व्यंजक बन जाता है और व्यंजक बेस बन जाता है। इसको चेंज ऑफ बेस भी कहते हैं। इसी फार्मूले का यूज हम लोग यहां करेंगे। लॉग ए बी, इसको तो हमने छोड़ दिया इसी तरह से, इसको हमने पलट दिया एक ऊपर। तो ये जो ही करेंगे त्यों ही ये बेस जो है व्यंजक जो है बेस बन जाएगा, बेस जो है व्यंजक बन। तो देखिए ये कट गया और क्या आ गया 1। तो इस तरह से लॉग में कभी भी अगर बेस से और व्यंजक उल्टे क्रम में लिखा हुआ हो लॉग के साथ, तो समझिए कि वह कट जाएगा, उसका आंसर सिर्फ 1 होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जवाब 1 होगा, जो विकल्प ए में है। विकल्प ए सही जवाब है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? पाई, ई 2 के पावर 0.5, डी 1 से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। जैसा कि ये 2 विकल्प अंडरस्टूड है कि हमेशा रहता है बीपीएससी में। तो हम लोग रेशनल नंबर के बारे में जानेंगे। रेशनल नंबर का कंसेप्ट आप पहले से जानते होंगे।
कि P बाई क्यू के रूप में जो रहता है उसको रेशनल नंबर कहते हैं, जहाँ कि Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। यही रेशनल नंबर का जनरल फॉर्म है। अब इसको हम देखेंगे, बहुत से लड़के पाई को समझते हैं कि यह 22/7 है। 2.05 का मतलब 2 का पावर 0.05 का मतलब 2 का पावर 1/2 यानी कि √2। एक ई है जिसको एक्सपोनेंशियल सीरीज हम लोग कहते हैं। तो इन तीनों के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, पाई का मान एक्चुअल 22/7 नहीं होता है। ये हम लोग 22/7 उसका मान ले लेते हैं। ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, लगभग मान है, इसका एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। और ये तो रूट में है, इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो ये भी परिमेय नहीं होगा, और ये भी पाई भी परिमेय नहीं है। आपको देखने में लगता है कि ये 22/7 P बाई क्यू के रूप में है, लेकिन एक्चुअल पाई का मान इतना होता नहीं है, ये लगभग मान है। अगर इसको ले लेंगे तो इसका भी मान होता है 1.414, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं इतना, तो यह P बाई क्यू के रूप में हो जाएगा। लेकिन यह इसका एक्यूरेट मान नहीं है, अप्रोक्सीमेट मान है √2 का। इसी तरह से पाई का भी ये 22/7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इसलिए पाई भी रेशनल नहीं है, और 2 के पावर 0.5 भी रेशनल नहीं है। और ई का भी वैल्यू आप जान जाइए, अगर नहीं जानते हैं तो। ई का वैल्यू 2 से बड़ा होता है और 3 से छोटा होता है, लेकिन कितना होता है एक्यूरेट ई भी पता नहीं है, इसलिए ई भी रेशनल नहीं है। इसका मतलब कि इसमें से कोई भी रेशनल नहीं है, तो इसका जवाब डी होगा, ई होगा, इनमें से कोई नहीं। अब हम लोग 7वां क्वेश्चन देखेंगे जो क्लॉक पर आधारित है। 5:15 पर घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? 5:15 पर घंटा और मिनट दोनों सुइयों के बीच के एंगल को हमको पता करना है। बहुत बात समझने के अलावा एंगल निकालने का एक हम आपको सूत्र दे देते हैं, उसको याद रखिएगा, उससे आसानी से एंगल निकल जाएगा। 30h माइनस 11/2m। H मीन्स आवर, घंटा, M मीन्स मिनट। इस फॉर्मूले से हम लोग दोनों सुइये के बीच के एंगल आसानी से निकालते हैं। ये सूत्र कैसे आया, इसको जब हम क्लॉक पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल्स इस सूत्र की उत्पत्ति भी बताएंगे, या बिना सूत्र से भी हम कैसे एंगल निकालेंगे, वहाँ डिटेल्स हम इस बात की चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम लोग इस सूत्र के इस्तेमाल से अपने आंसर को प्राप्त करेंगे। तो देखिए, यहाँ 5 बजकर माने घंटा में 5 है, तो ये हो जाएगा 30 × 5 माइनस 11/2 इंटू मिनट में 15। अब ये हो गया 150 माइनस, ये कट जाएगा 5.5, गुना करेंगे तो 15×5 = 75, 15×5 = 75 और 7 82। 150 माइनस 82.5 घटा कर देख लीजिए, 150 में से 82.5 को घटाइए, 9 में से 2 गया 7, ये हो गया 14 में से 8 गया 6, यानी कि 67.5 डिग्री, जो विकल्प सी सही है। इसे आप आसानी से एंगल निकाल सकते हैं। ये सूत्र है, बहुत कारगर सूत्र है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, एंगल निकालने में बहुत काम करेगा। अब अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन सीरीज सीक्वेंस पर आधारित है। सीरीज के अगले टर्म को
सीक्वेंस के अगले पद को प्राप्त करना है, इसको हम लोग देखेंगे। इस पर एक नज़र हम सरसरी निगाह से ताकते हैं और इसके अंदर छिपे हुए रूल को हम लोग खोजते हैं। यहाँ देखिए ये क्या है, 1 2 3 4, 1 का क्यू -1, 2 का क्यू -1, 3 का क्यू -1, 4 का क्यू -1, ये 0 होगा, ये 7 होगा, ये 26 होगा और ये 63 होगा। ये दिया हुआ है। इसी सीक्वेंस को फॉलो करके आगे बढ़ना है। तो अगला बार होगा 5 का क्यू -1 यानी कि 125 -1 124। 124 हमारा इसका आंसर होना चाहिए, यानी कि विकल्प सी सही इसका जवाब है। तो इस तरह से हम लोग श्रृंखला के क्वेश्चन को देखते हैं, इसके अंदर के छिपे हुए ट्रिक्स को पता करते हैं, रूल को पता करते हैं, उसके आधार पर हम अपने उत्तर तक पहुंचते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9, ये ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन पर आधारित है। एक महिला एक पुरुष से कहती है कि आपके मामा मेरे मामा को मामा कहते हैं। तो बताना है कि वह महिला उस पुरुष की कौन है। विकल्प ए में है बुआ, विकल्प बी में है मौसी, विकल्प सी में है माँ, विकल्प डी में है एक से अधिक, और विकल्प ई में है इनमें से कोई नहीं। तो ब्लड रिलेशन के सवाल को बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम लोग एक जनरेशन के व्यक्ति को एक सीरीज में रखते हैं, दूसरे जनरेशन के व्यक्ति को दूसरे सीरीज में रखते हैं, तीसरे जनरेशन के व्यक्ति को तीसरे सीरीज में रखते हैं। ये एक बेसिक उसका रूल है। तो उससे होता क्या है कि आपको कहीं से संबंध जोड़ने में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और दूसरा उसका बेसिक कंसेप्ट है कि आप अगर अपने ऊपर सारा चीज़ लेकर सारे संबंधों को रिलेट करेंगे तो भी आप आंसर तक तुरंत पहुंच जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। एक महिला है, वह एक पुरुष से कहती है कि आपके मामा हमारे मामा को मामा कहते हैं। इसका मतलब कि उस पुरुष का मामा और वह महिला दोनों भाई बहन हैं, तब न दोनों के मामा एक होंगे। पुरुष से वह कहती है कि आपके मामा और आपके मामा मेरे मामा को मामा कहते हैं, यानी कि आप और हम जो भाई बहन होंगे तभी आपके मामा हमारे मामा को मामा कहेंगे। तो पुरुष के मामा और वह महिला दोनों भाई बहन हैं। तो पुरुष के मामा और वह महिला भाई बहन है, इसका मतलब कि वह पुरुष जो है उस औरत किया या पुत्र होगा या फिर कजन होगा, जिसको मौसी भी हम कहते हैं। माने वह महिला मौसी हो सकती है और माँ भी हो सकती है, क्योंकि मौसी और माँ दोनों के भाई जो है उस पुरुष के मामा होंगे और उन सभी के मामा एक ही होंगे। तो इस तरह से इसका जवाब मौसी भी हो सकता है और माँ भी हो सकता है, यानी कि एक से अधिक जो विकल्प डी है यह सही होगा। अब हम लोग देखेंगे एक कैलकुलेशन का यह सवाल है। फरवरी 2016 में एक व्यक्ति इस शर्त पर काम पर रखा गया कि उसे प्रतिदिन 20 रुपया मजदूरी मिलेगी, लेकिन अनुपस्थित होने की स्थिति में उसे प्रतिदिन 7.5 रुपया दंड लगेगा। माह के अंत में उसे 250 रुपया प्राप्त हुआ, तो वह कितने दिन अनुपस्थित रहा? 8 दिन, 9 दिन, 12 दिन, एक से अधिक इनमें से, या इनमें से कोई नहीं। यही विकल्प है, इसको हम लोग को देखना है। तो हम लोग ध्यान देंगे, अगर हम मान लें कि वह एक भी दिन अनुपस्थित नहीं रहता तो उसे कितनी मजदूरी मिलती।
देखिए फरवरी 2016 की बात कर रहा है, इसका मतलब कि वह फरवरी लीप ईयर का फरवरी है और लीप ईयर में फरवरी 29 दिन का होता है, यानी कि 29 दिन अगर वह काम करता अब 20 रुपये के हिसाब से प्रतिदिन मजदूरी मिलती तो 580 रुपया वह प्राप्त करता, 580 रुपया वह प्राप्त करता। लेकिन प्राप्त किया है कितना? 250 रुपया। तो कितना उसको नहीं मिला? 330 रुपया उसको नहीं मिला। किसके वजह से नहीं मिला? अनुपस्थित रहने की वजह से नहीं मिला। तो एक दिन अनुपस्थित रहने में कितने का घाटा लगता है? जो 20 रुपये मजदूरी मिलती है वो तो नहीं मिलेगा, 7.5 रुपया ऊपर से दंड भी लगेगा, यानी कि 27.5 रुपया एक दिन अनुपस्थित होने की मजदूरी कटेगी। तो कितने दिन अनुपस्थित रहा? इस 330 में हम 27.5 का भाग देके देख लेंगे। 330 27.5, दशमलव को हटाएंगे तो एक 10 से ऊपर गुना कर देंगे। अब कटा देंगे, 5 से कटाएंगे 5 5 25, 5 5 25, 5 दूना 10, फिर से 11 से कटाएंगे 11 5 55, 11 3 33, 30, 5 6 30, 6 दूना 12, 6 गुने 2 यानी कि 12 दिन। वह व्यक्ति 12 दिन अनुपस्थित रहा। विकल्प सी इसका सही जवाब है। बहुत आसान क्वेश्चन है। इस तरह से हम लोग टेस्ट 1 के सभी 10 मैथमेटिक्स को देखें और बहुत इजी है। थोड़ा सा भी आप ध्यान दीजिएगा तो 10 का 10 मैथमेटिक्स आप ठीक कर सकते हैं। आप लोगों को मैं एक यह सूचना दे दूं कि अगर मैथमेटिक्स में किन्हीं को कोई दिक्कत है तो तुरंत ही इसी चैनल पर चैप्टर वाइज हर चीज़ को लाया जाएगा और उसको हम लोग नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे ताकि कोई भी कन्फ्यूजन आपको गणित में न रह जाए। क्योंकि जब भी हम मैथ पढ़ते हैं तो हमको मैथ संख्याओं से ही पढ़ना होता है, इसलिए संख्याओं के बारे में पूरी जानकारी पहले हम लोग प्राप्त करेंगे, फिर एक एक टॉपिक करके हम सारे टॉपिक आपको बताएंगे। तब आप जब भी मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा या रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा आपको कोई कहीं कठिनाई नहीं होगी। तो ठीक है, आज अब इस सेशन को हम लोग यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।